हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। और दो मिरर अगर किसी एंगल पर रखे जाते हैं तो उनकी वजह से कितने इमेजेस बनते हैं उसका डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज और नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। पहला कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। इसमें परपेंडिकुलर टू मिरर अगर मोशन होता है सबका, उस केस में हम लोग वेलोसिटी देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी और मिरर का वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर टू मिरर है। अगर उस केस में इन तीनों वेलोसिटीज का रिलेशन क्या है वो देख रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट और इसका ये इमेज। उस केस में यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पोजीशन हम लोगों का दिखाया गया है सबका। ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स ओ, मिरर का पोजीशन एक्स एम और इमेज का पोजीशन यहाँ से एक्स आई। मिरर में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विच इज एक्स एम माइनस एक्स ओ, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस एक्स आई माइनस एक्स एम। तो एक्स एम माइनस एक्स ओ ये डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक्स आई माइनस एक्स एम मिरर से इमेज का डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों का ये पोजीशंस का रिलेशन है तीनों का, मिरर, ऑब्जेक्ट, इमेज। इसमें एक्स ओ को उधर ले गए, एक्स एम को इधर अगर लाते हैं तो एक्स ओ प्लस एक्स आई इक्वल टू टू टाइम्स एक्स एम। अब ये पोजीशंस ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर का, इसको जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये हम लोगों के वेलोसिटीज का रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन का रिलेशन है। इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, डी एक्स ओ बाई डी टी, डी एक्स आई बाई डी टी, टू टाइम्स डी एक्स एम बाई डी टी। दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये एक जनरल रिलेशन हम लोगों का है ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर के वेलोसिटी का। जब तीनों परपेंडिकुलर यानी मिरर के परपेंडिकुलर है तीनों, उस केस में ये रिलेशन है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो भी वैल्यूज, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें जो भी वैल्यू होगा वो साइन सहित हम लोग पुट करेंगे। तो उस केस में, अब इसी में अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो जाए या मिरर रेस्ट पे हो जाए। अगर मिरर रेस्ट पे होगा तो Vm का वैल्यू 0 है, तो Vm का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसके इमेज का वेलोसिटी इसके अपोजिट इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा, इमेज इधर आ रहा होगा अगर मिरर रेस्ट पे है तो। अगर ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे हो जाए, ये रेस्ट पर है, ये मूव कर रहा है सिर्फ, तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा उस केस में, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी ऑफ इमेज ये 0 हो गया, टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये वेलोसिटी का रिलेशन, और जो वेलोसिटीज का रिलेशन है वही हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन कहलाता है। दैट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस करेंगे, इमेज उसके रेस्पेक्ट में उतना अपोजिट में डिस्प्लेस होगा। मिरर को जितना हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इमेज का डिस्प्लेसमेंट उसका डबल होना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन और वेलोसिटी का रिलेशन दोनों है। अब दूसरा केस हम लोगों का बनता है कि जब वेलोसिटीज पैरेलल टू मिरर अगर हैं, उस केस में इमेज का वेलोसिटी कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करना है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का पैरेलल टू मिरर। अगर ये वेलोसिटीज पैरेलल टू मिरर सबकी अगर है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर, मिरर का भी वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर ही है, और इमेज का वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर है, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस वाई आई, इसका डिस्टेंस वाई ओ, और मिरर का जो डिस्टेंस है यहाँ से वाई एम। अब ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज, इन तीनों के वेलोसिटी, ये इमेज है, दिस इज इमेज, इन तीनों के पोजीशन का रिलेशन अगर देखें तो हम जानते हैं कि मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता है। और ये लाइन और ये लाइन या ये पॉइंट, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, मिरर इमेज। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इमेज का पोजीशन इक्वल टू ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वाई आई इक्वल टू वाई ओ। अब इसमें इस मिरर को हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पर भी रखें,
ये दोनों का पोजीशन नहीं बदल सकता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज हमेशा यहीं बनेगा, मिरर चाहे जहां पर भी हो। जैसे यहाँ पर मिरर इमेज बनने के लिए हम लोग दो रे इंसिडेंट कराए, तो दोनों रे यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर जाएगा। दैट मीन्स कि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मीट करता हुआ देखेगा। तो ये परपेंडिकुलर जो पोजीशन है, मिरर का पोजीशन ये था, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये y ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उतना ही इमेज का हाइट है। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज dy I by dt and this is dyo by dt. This implies that velocity of image equal to velocity of object. That means कि इसमें मिरर का जो वेलोसिटी है, इस मिरर के वेलोसिटी की वजह से इमेज का कोई भी वेलोसिटी नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पैरेलल टू मिरर में। अब मिरर ये यहाँ पर हो, यहाँ पर मूव करके चला जाए या यहाँ पर आ जाए, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो इमेज भी हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। इस वेलोसिटी का कोई इफेक्ट इसके इमेज पर नहीं पड़ता। इसलिए सिर्फ यहाँ पर पैरेलल टू मिरर ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी है उतना ही हम लोगों का इमेज का वेलोसिटी है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग कंबाइन कर लेते हैं अगर किसी क्वेश्चन वगैरह में, तो कंबाइन क्वेश्चन जब आएगा उस केस में देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करिए अभी। हाँ, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज शोन इन फिगर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, इसके इमेज का वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि मिरर हम लोगों का वाई और जेड प्लेन, जेड आउट ऑफ द प्लेन। तो ये जेड प्लेन में हम लोगों का वाई जेड प्लेन में मिरर रखा हुआ है। वेलोसिटी इसका दो कंपोनेंट एक्स और वाई दिखाया गया है। इस डायरेक्शन में हम 20 cos 37, इस डायरेक्शन में 20 sin 37। इस मिरर का जो वेलोसिटी है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका एक कंपोनेंट इधर एक डाउनवर्ड यानी कि निगेटिव एक्स और ये निगेटिव वाई। तो 30 cos 53 और ये 30 sin 53। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 16 i कैप प्लस 12 j कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर 30 cos 53 माइनस में दोनों, तो माइनस 30 cos 53 एंड माइनस 30 sin 53, ये आ जाएगा 18 और ये है 24। तो ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर दिखाए कि एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों, इसमें परपेंडिकुलर टू मिरर जो हम लोगों का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू मिरर। परपेंडिकुलर टू मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखे थे, 2 times velocity of mirror minus velocity of object। तो ये 2 times velocity of mirror which is minus 18 है निगेटिव एक्स में, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 16। तो फाइनली ये कंपोनेंट हम लोगों का 36 और ये 16 माइनस 52। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लोगों का माइनस 52। उसी तरह से वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई कंपोनेंट, तो पैरेलल टू मिरर में हम लोग देखे थे कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी था उतना ही इमेज का वेलोसिटी है, मिरर का कोई भी वेलोसिटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। वाई कंपोनेंट जो इमेज का वेलोसिटी है दैट इज 12। वेलोसिटी ऑफ इमेज कैन बी रिटन एज v of image x I cap plus velocity of image y component j cap. This one is minus 52, this one is plus 12. ये है velocity of image in this case. नेक्स्ट एग्जांपल एक और, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका ये वेलोसिटी कंपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये पैरेलल टू मिरर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मिरर का वेलोसिटी दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में कुछ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज का वेलोसिटी हम लोगों को बताना है। तो इमेज का वेलोसिटी में परपेंडिकुलर टू मिरर इनकी वजह से और इनकी वजह से, दोनों की वजह से मिलेगा। इसका वेलोसिटी 2 times वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो 2 times इसका दैट इज 16 और ये माइनस करेंगे तो 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो इस डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
पैरेलल टू मिरर, इसकी वजह से कोई वेलोसिटी नहीं मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था पैरेलल टू मिरर, उसी की वजह से इसको वेलोसिटी मिलेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 5, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इमेज का नेट वेलोसिटी अगर देखेंगे तो ये 6i प्लस 5j कैप। नेक्स्ट एग्जांपल एक और, इसमें एक मिरर है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसके इमेज का वेलोसिटी कितना है, उस वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप में हम लोगों को लिखना है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो ये ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ मोशन ये बनेगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पर मिरर को ये मीट कर रहा हो, और जिस समय ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उस समय इसका इमेज उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ से मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर, ये सेम डिस्टेंस पर इमेज भी बन रहा होगा, जितना ये डिस्टेंस उतना ही है। और इमेज ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, तो इमेज जिस समय ऑब्जेक्ट मिरर के इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इमेज भी इसका इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। दैट मीन्स कि ये इमेज का लाइन ऑफ मोशन अगर बना है तो ये इमेज का लाइन ऑफ मोशन हो, इमेज का लाइन ऑफ मोशन ये है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर मिरर अगर ऐसे है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दो कंपोनेंट अगर ऐसे है v1 और v2, तो इसके इमेज का जो वेलोसिटी होगा इस कंपोनेंट की वजह से अपोजिट में v1 और इसकी वजह से पैरेलल टू मिरर सेम। दैट मीन्स कि ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इस डायरेक्शन में, और दोनों इस पॉइंट पर जाके मीट कर रहे होंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या मिरर के रेस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिकली मूव करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हैं तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है तो इस इमेज के वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड v ही होगा। दिस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड v, जितना ये है उतना ही मैग्नीट्यूड ये भी है। अब इसी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो इट इज v। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है ये हमको फाइंड आउट कर लेना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ बाय ज्योमेट्री, और ये एंगल भी थीटा हो गया, जितना एंगल हम लोगों का ये रहेगा उतना ही एंगल ये। तो अब ये टोटल एंगल हम लोगों का 2 थीटा, एक लाइन ये और एक लाइन ये पैरेलल है, तो अब ये ट्रांसवर्स लाइन बन गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया 2 थीटा। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस के साथ ये वेलोसिटी वेक्टर 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को कंपोनेंट में अगर ब्रेक कर देते हैं तो v cos 2 थीटा आई कैप प्लस v sin 2 थीटा जे कैप। अब इसमें थीटा का वैल्यू हम कितना रखें ताकि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो भी है पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। इफ vi इज अलोंग y एक्सिस देन ये कंपोनेंट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स cos 2 थीटा इक्वल टू 0। दिस implies that theta 2 theta is 90 degree and this implies that theta equal to 45 degree। अगर 45 डिग्री हो जाता है उस केस में ये जो वेलोसिटी होगा सीधे वर्टिकली अपवर्ड, यानी पर वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये कंसेप्ट था। और इसी में अगर कहते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्वल एंगल पर, यानी कि ये जो वैल्यू है 45 डिग्री, तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हम लोगों का वेलोसिटी दैट इज 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा इज 45 बाई 2 और इट इज 22.5 डिग्री। एग्जाम्पल एक और हम लोगों का, इसमें एक ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक और ये मास
मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू हम लोगों का पुली से हैंग कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा पुली है जिससे अटैच्ड है दूसरा ब्लॉक मास 2m, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पे रखा हुआ है, जिसमें इसका ये सरफेस हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर की तरह काम कर रहा है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको रिलीज कर देंगे उस केस में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस इमेज का एक्सेलरेशन कितना है ये हमको बताना है। तो इसका FBD mg टेंशन, राइट, टेंशन। अब ये सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग और ये फ्रिक्शनलेस पुलिस, तो यहाँ पर टेंशन भी सब ट्रांसफर होगा, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T। बाकी इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमको नहीं चाहिए, पूरे में टेंशन एक ही T लग रहा होगा, तो इस वाले ब्लॉक के लिए इधर टेंशन T और इधर टेंशन T। इधर फ्रिक्शनलेस है तो इस डायरेक्शन में कोई भी हम लोगों का फोर्स नहीं है। ये ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा, इसका एक्सेलरेशन अगर A बोल देते हैं या A1, और इसका ये राइट साइड में जाएगा, इसका एक्सेलरेशन E2। तो इस वाले का एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखें तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इस पे कितना है, mg माइनस टी। तो mg माइनस टी जो भी होगा दैट इज इक्वल टू m इंटू A1। तो mg माइनस टी एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू A1, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसके लिए हम लोगों का इस डायरेक्ट इस पे राइट साइड में 2t फोर्स लग रहा है, तो 2t इक्वल टू 2m इंटू A2। हमारे पास अननोन A1, A2 और T तीन, इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन इसमें। तो A1 और A2 का रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन, ये हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कांस्टेंट मोशन। तो यहाँ A2 और A1 का रिलेशन कांस्टेंट मोशन से इसमें इस केस में रिलेशन अगर लिखते हैं तो यहाँ टेंशन T डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो टेंशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो इट इज माइनस T इंटू A1। इस पर टेंशन T और T दोनों सेम साइड में है, तो 2T और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो प्लस 2T इंटू A2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट रिलेशन इस केस में हम लोगों को फाइंड आउट करने का तरीका है। और ये बेसिकली एक्चुअली वर्क डन, क्योंकि A1 की जगह पर डिस्प्लेसमेंट मान रहे थे हम लोग, वर्क डन बाय टेंशन पूरे सिस्टम पर क्या होता है 0। इसको डिस्प्लेसमेंट के तौर पे x1 अगर मानते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट x2, तो उसी की जगह पर हम लोगों का ये एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा गया है। तो यहाँ से फाइनली T कैंसिल हो गया और A1 का वैल्यू कितना 2A2, थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन्स, तो इन सबको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोगों का फाइनली A2 का वैल्यू चाहिए था। A2 का वैल्यू सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2mg माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, 2mg इक्वल टू 2ma1 प्लस 2ma2, और इसमें A1 का वैल्यू 2A2 विच इज 4m इंटू A2 प्लस 2ma2। फाइनली A2 का वैल्यू g/3, 4 to 6 और 2/6 का मतलब g/3। ये एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर जितना था, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मिरर कितना है A2, दैट इज 2 टाइम्स g डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2g/3। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ दिखेगा 2g/3 से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर्स। यहाँ पर दो प्लेन मिरर्स है M1 M2 थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट O, ये टोटल एंगल जो भी था इसमें हम लोगों का ये लाइन जो दिख रहा है वो लाइन दोनों मिरर से अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। और अगर अल्फा बीटा बराबर होता है उस केस में हम लोग कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उन मिरर से सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है, या एंगल बाइसेक्टर इसको बोल सकते हैं थीटा का। तो एंगल बाइसेक्टर पे हम लोगों का जब होगा
तो उस केस में ये सिमेट्रिकली कहलाता है, और एंगल बाइसेक्टर पे अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिकली कहलाता है। तो इसके इमेजेस कितने बनते हैं और कैसे बन रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के जितने भी इमेजेस बनेंगे, सबसे पहला चीज, जितने भी इमेजेस इसके बन रहे होंगे दोनों प्लेन मिरर से, वो सारे के सारे इस सर्किल पर लाई करेंगे जिसका सेंटर इन मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सभी के सभी इसी सर्किल पर लाई करेंगे। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अभी हम लोग बात करेंगे, पहले इमेज कैसे बन रहे थे। तो यहाँ पर इमेजेस जो बहुत सारे बनते हैं दैट इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से कोई रे यहाँ इंसिडेंट अगर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज I1 यहाँ बना, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस पे जाएगा। दैट मीन्स कि ये I1 अब ये इस पे रिफ्लेक्शन के बाद जब इस पे जाएगा तो इस पे जो इंसिडेंट आने वाला है रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ से जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स M2 I1 को फिर ऑब्जेक्ट मानेगा, तो इसका इमेज फिर ये M2 बनाएगा। तो अब ये पहले वाले का जो इमेज फॉर्म हुआ वो दूसरे वाले के लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसी तरीके से हर एक मिरर का जो इमेज बन रहा है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता जाएगा, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू हम लोग का बहुत सारा इमेज बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये M1 ये एंगल अल्फा अगर है तो इतना ही अल्फा एंगल पर ये I1 इमेज बनाएगा। अब ये I1 इस वाले के लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इससे ये कितना एंगल हो गया, तो दैट इज अल्फा प्लस थीटा। तो यहां से फर्दर अल्फा प्लस थीटा एंगल पर ये इमेज बना दे इधर। उसी तरह से ये वाला जब इमेज बनाएगा इसका डायरेक्ट, तो ये यहां से बीटा एंगल पर है तो बीटा एंगल पीछे बनाएगा, और ये फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका जो एंगल यहां से है मिरर से दैट इज बीटा प्लस थीटा, तो यहां से बीटा प्लस थीटा पे दूसरा इमेज बना दिया। इसी तरह से कंटिन्यू। अब फिर ये जो इमेज बना इसका, फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां से ये बीटा प्लस थीटा और ये फर्दर 2 थीटा है, तो यहां से टोटल एंगल कितना हो गया, बीटा प्लस 2 थीटा। तो ये बीटा प्लस 2 थीटा एंगल आगे हम लोगों का बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये इमेज बनता जा रहा है। ये कब तक बनता रहेगा, तो जब तक ये एंगल्स जो दिख रहे हैं फाइनली ये बढ़ते रहेंगे एंगल, और ये एंगल बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा होने लगेंगे, तब हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ये एंगल्स 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 के बराबर भी नहीं होने चाहिए। अगर 180 और 180 से ज्यादा हो जाता है उस केस में यहाँ पर हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था वो, ये यहाँ से ये S1 सर्कुलर आर्क का डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, S1 डिस्टेंस M1 से, और ये S2, तो इसका ये इमेज अगर बनाता है यहाँ पर, तो ये S1 डिस्टेंस इधर, और फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो S2 प्लस 2S1, तो यहाँ से S2 प्लस 2S1 इधर कहीं इमेज बनाएगा। दिस वन इज S2 प्लस 2S1, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए। अब ये फिर इसके लिए फर्दर ऑब्जेक्ट का काम किया, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस पर हुआ, S2 प्लस 2S1 और फिर S1 प्लस S2, तो यहां से टोटल 3S1 2S2, ये पूरा ऐड होना है। ये S2 प्लस 2S1 में S2 प्लस S1 ऐड करेंगे तो 2S2 प्लस 3S1, तो यहाँ से S2 प्लस 3S1 अगर करते हैं तो यहाँ कहीं बनेगा। यहाँ से S3S1 यहाँ से था, तो 2S2 प्लस 3S1 ये है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये इमेज बनता जाएगा। अब इसका जो इमेज ये बना है इसके लिए फर्दर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत सारा इमेज बनता जा रहा है। फॉर्म बाय M1 और M2 अगर देखें तो इसमें M1 M2 से दिस M1 और ये है
m2 बाई m1 बाई m2। m1 से कितना एंगल है? अल्फा एंगल। तो अल्फा और m2 से बीटा एंगल है। अब इसमें हम लोगों का फिर m1 से पहला अल्फा एंगल पर था, दूसरा कितना है? बीटा प्लस थीटा। दैट मीन्स कि ये बीच में यहां से हम लोग इसमें ऐड किए तो दूसरा एंगल हम लोगों का मिल गया बीटा प्लस थीटा। इससे पहला एंगल हम लोगों का बीटा था, दूसरा एंगल कितना है? अल्फा प्लस थीटा। तो इसमें हम लोगों का अल्फा प्लस थीटा, यानी थीटा बीच में ऐड होना है। फिर फर्दर इसमें थीटा ऐड होगा तो अल्फा प्लस 2 थीटा। इसमें फर्दर थीटा ऐड होगा, बीटा प्लस 2 थीटा। फर्दर इसमें ऐड होगा ये थीटा, बीटा प्लस 3 थीटा, अल्फा प्लस 3 थीटा एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोगों का बढ़ता रहेगा। यानी कि M2 से ये एंगल्स हैं, जितने एंगल्स पे इमेजेस बन रहे थे उनके एंगल्स हैं ये। तो इधर M1 2 3 4 चार इमेज ये हुआ, 1 2 3 4 चार इमेज ये हुआ। और ये फाइनली जो एंगल्स होंगे दिस शुड बी लेस देन 180। ये एंगल जो फाइनली बन रहे हैं दिस शुड बी लेस देन 180। 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 भी नहीं होना चाहिए। तो 180 से जब तक ये कम रहेगा तब तक इमेजेस बनेंगे, और जब ये इमेज 180 के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है उस केस में एंगल और सॉरी इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और इसमें फाइनली जो इमेज बनेंगे, जैसे इधर से बनते आ रहे थे, इधर से बनते आ रहे थे, तो फाइनली दो इमेज कोइंसाइड कर सकते हैं। तो दो इमेज इसमें जब कोइंसाइड करेंगे तो उसके लिए चेक कैसे करेंगे? तो ये दोनों एंगल्स, ये लास्ट में दो एंगल्स जो दिख रहे थे, इसको और इसको जब ऐड करेंगे, यानी कि बीटा प्लस 3 थीटा प्लस अल्फा प्लस 3 थीटा और प्लस थीटा, इट शुड बी 360 डिग्री। ये थीटा क्या था? दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो अब ये तीनों का सम जब 360 हो जाएगा उस केस में फाइनल दो इमेजेस आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फाइनल इमेज दो कोइंसाइड नहीं करते हैं। इफ ये कंडीशन तब है इफ ये कंडीशन बनता है जब फाइनली दो इमेजेस कोइंसाइड कर जाते हैं उस केस में। अब ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे इमेज बन रहा था, और इसका सीधा सीधा रिजल्ट हम लोगों का ये था। अब इसमें आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में कितने इमेजेस बनेंगे उसको देखते हैं रिजल्ट। इसमें ये रहा कॉन्सेप्ट हम लोगों का। इफ वी डिफाइन नंबर n इक्वल टू 360 बाई थीटा, अगर हम लोग एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं n इक्वल टू 360 बाई थीटा, उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग क्या लिखते हैं? n माइनस वन इफ दिस n इज इवन नंबर। अगर n इवन आ जाता है उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन। और अगर ये ऑड आता है, ऑड में दो केस बनते हैं, क्या वो अल्फा और बीटा बराबर था यानी कि सिमेट्रिकली प्लेस था या एसिमेट्रिकली प्लेस था? तो अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस होगा यानी अल्फा बीटा जब बराबर हो जाता है उस केस में भी हम लोगों का n माइनस वन होता है इफ n इज ऑड। n माइनस वन इफ n इज ऑड एंड अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी सिमेट्रिकली जब प्लेस किया जाएगा उसमें भी माइनस वन कर देते हैं। और अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है लेकिन ये n का वैल्यू ऑड है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर ही होंगे। अगर n इंटीजर नहीं है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें n इंटीजर ना मिले, उस केस में हम लोग टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बोल रहे हैं? तो इसका इंटीग्रल वैल्यू, n का इंटीग्रल वैल्यू, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट जो लिखा गया है दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर n, जिसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर n है। तो n जब इंटीजर नहीं होगा उस केस में n का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग कंसीडर करते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कहलाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? तो अगर n का वैल्यू 5.6 लेते हैं तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर n इज 5, यानी इसका इंटीग्रल वैल्यू, ये नंबर जो भी था उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर,
तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नॉट एन इंटीजर वाला केस अगर देखें तो लेट अस सपोज कि 50 डिग्री दोनों मिरर के बीच का एंगल 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री पर था, एक 10 डिग्री है, दूसरा 40 डिग्री पर ऑब्जेक्ट। तो अब दोनों मिरर से हम लोगों का 10 डिग्री 40 डिग्री। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस तो 360 डिवाइडेड बाई 50, दिस इज, ये जीरो कैंसिल हो गया, 7.2 जो कि इंटीजर नहीं है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 7 हम लोगों के बनेंगे। 7 कैसे, तो एक M1 और ये है M2, तो इधर 10 M1 के लिए और इधर M2 के लिए 40। अब इसमें दोनों के बीच का टोटल एंगल 50 है, तो इसमें 50 ऐड करके इधर लिखेंगे, दैट इज 60 डिग्री। इसमें 50 ऐड करके इधर लिखेंगे, दैट इज 90 डिग्री। फिर इसमें 50 डिग्री ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे 140 डिग्री। इसमें 50 डिग्री ऐड करेंगे 110 डिग्री। इसमें 50 डिग्री ऐड करेंगे, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा, जो कि 180 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें हम 150 ऐड अगर करते हैं तो इट इज 160, ये 50 डिग्री सब में ऐड होगा। तो M2 से 4 इमेजेस बनेंगे, M2 से 4 इमेजेस बनेंगे और M1 से 3 ही इमेज बनेंगे, और 4 प्लस 3 मिलकर कितना, 7 इमेजेस। तो इस तरीके से हम लोगों के टोटल नंबर ऑफ इमेजेस काउंट होते हैं। लास्ट में एंगल 180 से हमेशा कम रहना चाहिए, इससे ज्यादा अगर होता है तो इमेज नहीं बनता। और लास्ट में जो एंगल्स हम लोगों को दिख रहे हैं 110, 160, 110 प्लस 160 प्लस 50, ये तीनों एंगल ऐड होगा, दिस वन प्लस 50 जो एंगल था दोनों के बीच का, ये 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 360 आएगा तो फाइनल दो इमेजेस कोइंसाइड करते हैं, 160 160 दैट इज 320। तो ये है कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं उसके लिए। और यहाँ -1 जो हो रहा था इसमें, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जितने भी थे हम लोग के n, उसमें से दो आपस में दो कोइंसाइड कर गया फाइनल वाला इमेज, इसलिए इसमें -1 कर देते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू अगर 5 आ जाता है उस केस में, n इक्वल टू 5 का मतलब थीटा इज 72 डिग्री, तो n का वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, तो ये हो गया 5। अब 72 का हाफ अगर करते हैं तो 36 डिग्री, 36 और 36 पे अगर हम लोगों का ऑब्जेक्ट रखा गया है उस केस में 36, ये भी 36, तो अब इसमें 72 जब ऐड करेंगे इसमें 72 अगर ऐड करते हैं तो उस केस में 108, 108, इसमें 72 ऐड करते हैं तो इट इज 180, दिस वन इज 180।